अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टू राइट ईद स्पेशल के साथ मैं हूँ आदिल निज़ामी। सबसे पहले तो दुनिया भर में हम न्यूज़ के नाज़रीन को ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ान मुबारक के बाद ईद आती है, ईद उल फितर आती है। जिस तरह रमज़ान के महीने में सब लोग साथ होते हैं, रमज़ान की बरक़ात जो है उनको समेटते हैं, नेकियां करते हैं, बिल्कुल वैसी जो ईद की खुशियाँ हैं उसको भी सब ने मिलकर मनाना है। और डेफिनेटली लोग जो ईद की खुशियाँ हैं मिलकर मनाते भी हैं, एक दूसरे के घरों में भी जाते हैं, तहाइफ़ जो है उनका भी तबादला होता है, पकवान जो है वो भी बनते हैं, एक दूसरों को दावत पर भी बुलाया जाता है। आज हमारे पास जो है इसी हवाले से कुछ कह लें गेस्ट मौजूद हैं। एक बुके आज आपके सामने हम लेकर आए हैं। डिफरेंट जो कह लें शुबा है ज़िंदगी से इन लोगों का ताल्लुक़ है, अपने अपने प्रोफेशन में ख़ास से एक्सपर्ट लोग हैं। ये लोग ईद किस तरह मनाते हैं, ईद की खुशियों में किस तरह सब लोगों को भी शामिल करते हैं, इनसे ज़रा बात कर लेते हैं। आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले उनका तारुफ कराता चलो। हमें ज्वाइन कर रहे हैं शेर अफजल मरद साहब, रुकने कौमी असम्बली हैं और माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी ताल्लुक़ रहा है। सुज़ैन खान हमारे साथ मौजूद हैं, जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इख्तियार वली खान साहब, कोऑर्डिनेटर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के KPK अफेयर के, और साथ में जनरल जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं और अफवाज पाकिस्तान में भी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। आप सबको सबसे पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू। मर साहब आपसे आगाज़ कर लेते हैं। बचपन की ईद अच्छी थी कि अब जो 55 के करीब पहुँच गए हैं, या मीठा खाने में भी थोड़ी सी कमी कर दी होगी कि ये वाली ईद ज़्यादा अच्छी है? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको, आपके सामीन को, ये जितने ख़वातीन और हज़रात जो यहाँ मौजूद हैं, सबको दिल की गहराइयों से दिल की मुबारकबाद, ईद की मुबारकबाद देता हूँ। ईद जो है वो होती बच्चों की है हमेशा से, और हर ज़माने में ईद जो है वो सिर्फ बच्चे ही इंजॉय कर सकते हैं। और हम जो हैं बचपन में काफ़ी इंजॉय किया, किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं होती है, सारी ज़िम्मेदारी वाले दिन पे। जब चांद रात होती है तो चांद रात को हम जो हमारी फैमिली है, यानी हम 30 घर हैं गांव में, तो वो 30 घर जो हैं सारे घरों में या उजरों में बैठ के एक डिश बनाते हैं। और वो डिश जो है या चावल हो गए, चावल के साथ गोश्त हो गया, हलवा हो गया, ये 30 डिश सुबह की नमाज के बाद फ़ौरन जो है उधर मस्जिद में आ जाते हैं और मस्जिद में फिर हम ग्रुपों में बैठ के उसको खाते हैं। एक चीज़ इसमें ये भी है, हमारी अपनी सबसे ज़्यादा दूरतें और नफ़रतें हमारी उसी अपने ख़ानदान में हैं, और वो भी सियासी है। तो लिहाजा सारा साल हम नहीं बोलते हैं। उस दिन जो है हाथ भी मिला लेते हैं, गले भी लगा लेते हैं, और इसके बाद दोपहर का खाना भी इसी तरह होता है। अपने घर नहीं खाते, उन्हीं 30 में से किसी और ईद के चौथे दिन से फिर वही पुराना प्रोग्राम शुरू। ना चौथे दिन नहीं, मस्जिद से भी निकले नहीं होते हैं। मस्जिद से जो ही बाहर निकले ना, फिर एक दूसरे को दूर दूर को देखते हैं। अच्छा सुज़ैन, किस तरह ईद का आगाज़ होता है आपकी? बचपन में या अब वाली ईद? आप ऐसे अभी बचपन नहीं, मुझे तो आपका बचपन ही लग रहा है। ईद का आगाज़ इसी तरह होता है कि मेरे घर वालों का एक बड़ा असूल है कि सुबह जल्दी उठना है। लाइक आप इस तरह पूरा दिन सो नहीं सकते। जिस तरह होता है ना कि लोग कहते हैं कि जी, बहुत से लोग कहते हैं ईद पे सो जाते हैं, तो मेरी अम्मी तो सुबह जल्दी जल्दी उठा देती हैं, और अगर आप सोए रहो तो कहते हैं क्या नहुसत डाली हुई है पूरे घर में। तो उसके बाद ये होता है, नाश्ता होता है, फिर ईदी लेने का मुझे बहुत शौक है, तो मैं जितनी भी बड़ी हो जाऊँ मैं घर वालों से ईदी लाजमी लेती हूँ, फैमिली से और फ्रेंड्स से। जितनी भी बड़ी हो जाए ईदी आप लाजमी लेती हैं, ये आप सब हज़रात सुन लें। हाँ, वो मैं जाने से पहले ही लाजमी आप, मैं भी शामिल हूँ आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक बड़ी एक्साइटमेंट होती है। और फिर आजकल जो कपड़े आए हुए हैं मार्केट में, तो वो पहनने का बड़ा होता है कि जी पिक्चर्स बना के सोशल मीडिया कपड़े आए हुए हैं, ये महंगे महंगे कपड़े, मतलब इस तरह कपड़े वो ईद के आयाम हो और खवातीन हो। एग्जैक्टली। सो अब तो क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, तो पिक्चर्स लेके अपलोड करनी होती है, फ्रेंड्स को ग्रुप्स में भेजना होता है, तो वो बड़ी एक्साइटमेंट होती है ईद से। ईद से पहले भी बहुत एक्साइटमेंट होती है, शॉपिंग करनी है, मेकअप खरीदना है, बहुत सी चीजें, जूते मैच करने हैं। अब तो इतना कंपटीशन आ गया ना चीजों के अंदर, तो एक्साइटमेंट तो होती है, और ईद हमेशा से स्पेशल होती है। ईद के दिन सबसे पहला काम है तैयार होकर इंस्टाग्राम पे अपना फोटो लगाना, आपने चैलेंज पोस्टिंग और कुछ मीठा खाना। चले मीठा भी खाना। इख्तियार भाई, ईद का आगाज़ किस तरह होता है आपके साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आदिल। सबसे पहले तो आपको और आपके मेरे तमाम जो टीम बैठी हुई है, सुज़ैन को, शेर अफजल भाई को, और जनरल जाहिद महमूद साहब को, आपकी टीम को, और पूरे पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा के लोगों को ईद मुबारक, जो आज ईद मना रहे हैं। हमारी ईद बड़ी सादा सी लेकिन बड़ी अच्छी होती है। शहर के बड़े इज्तिमा में जाते हैं, वहाँ पर इकट्ठे ईद पढ़ते हैं, पूरे शहर से मुलाकात हो जाती है। मेरा चूँकि ताल्लुक़ नौशहरा कलां से है, नौशहरा सिटी इसको कहते हैं, और वहाँ पे बहुत बड़ा इज्तिमा होता है। तकरीबन आप कह लें कि
पूरा शहर आपको मिलता है और आप उनको मिलते हैं, उसमें बड़ी तमानत हो जाती है। वापस आते हैं तो अब ये वाली जो ईद थी तो बदकिस्मती से इसमें थोड़ा मज़ा नहीं आया, क्योंकि इस बार माँ नहीं, और ईद की नमाज पढ़ने के बाद तो दिल में यही एक तमन्ना होती थी कि माँ के पास जाएंगे, उनको सलाम करेंगे, उनको गले लगाएंगे, उनसे दुआ लेंगे। ये ईद हमारी बस मैं आपको क्या बताऊं कि कैसी ईद थी। बहरहाल सबको मुबारक हो, लेकिन माओ के बगैर कोई ईद नहीं होती, चाहे आपकी उम्र 55 की हो या आपकी उम्र 55 की हो। माँ जो होती है ना, जब तक माँ जिंदा होती है आप बच्चे ही रहते हैं। उस दिन आप बड़े हो जाते हैं जिस दिन आपकी माँ चली जाती है। जब आपके वालिदैन नहीं रहते फिर आप बड़े हो जाते हैं। अल्लाह भी आपकी वालदा को सरगरी के रहमत करे। पेरेंट्स जो हैं वो सबसे बड़ा असासा है। मेरी दुआ है और कि जिनके वालिदैन हयात है अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, और जिनके चले गए अल्लाह उनको गरी के रहमत। सबसे बड़ा पेरेंट्स बिलाशुबा उनका सफ़र असासा है, आखिरत बिलाशुबा। जहाँ साहब ईद का आगाज़ किस तरह होता है फैमिली में, और आपने तो वैसे बड़ी घर आफ्टर लॉन्ग टाइम ईदें मना रहे होंगे, वैसे ज़्यादातर ईदें आपकी बॉर्डर पे ही गुजरी होंगी। जी, बॉर्डर पे ही गुजरी हैं, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट, और सबको बहुत ईद मुबारक। और आई थिंक ईद जी एक स्पेशल ओकेजन है। आई थिंक हमारा जो सोशल सिस्टम है उसमें अगर कोई एक, और ख़ास तौर पे ये वाली ईद जो रमज़ान के बाद आप मनाते हैं, तो उसमें एक तो पूरी हमारी वी हैव अ ह्यूज फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह, और जॉइंट फैमिली है, तो हम सारे ट्रैवल करके अपने गांव आते हैं जी, और तमाम बहन भाई फैमिली सारे, और एक ही कंपाउंड में हम सब के घर हैं, सो वी लिव टुगेदर। सबसे बड़ी खुशी तो ये होती है कि सारे बच्चे जो हैं वो और हम लोग फैमिली सारे इकट्ठे होते हैं। फिर जो गांव के लोग होते हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर फ़ौज में रहे, बाहर ही रहे, तो हमेशा ये एक वो बचपन तो गुजारा हुआ था वहीं पे, और वो ईदें भी वहीं मनाई हुई थी। तो अब जब हम इकट्ठे होते हैं, उन्हीं लोगों के बीच में रहते हैं, ईद की खुशियाँ इज़ ऑल अबाउट पीपल, जो लोगों में, अपने दोस्तों में, बहन भाइयों में, तो वो एक जॉइंट हमारा एक ही घर में कुछ 40-50 के करीब हम लोग इकट्ठे हुए होते हैं, तो इकट्ठा खाना, और सुबह सवेरे जो नमाज के लिए जाना है, तो वो सबसे छोटे बच्चे से लेके सबसे बड़े बुजुर्ग तक, और जो बुजुर्ग होते हैं, जो बड़े हमसे भाई हैं, तो वो सवेरे ज़रा अर्ली जाके वो सुबह सवेरे ही वो ज़रा एक मार्शल आर्ट सा लगा देते हैं घर के अंदर। तो रमज़ान के बाद आपको पता है उठना भी उस सुबह एक प्रॉब्लम होता है, तो एक एक्टिविटी वहीं से शुरू हो जाती है। फिर कलेक्टिव नमाज पढ़ते हैं, फिर वी हैव लंच टुगेदर, फिर गांव का हमारा सिलसिला है जी, फिर लोग आना शुरू हो जाते हैं, मिलना शुरू हो जाते हैं। हमारे जो पेरेंट्स के या वालिदैन के जो दोस्त या बुजुर्ग उसमें गांव में रहते हैं, तो वी ऑल गो एंड सबसे पहले उनको जाके मिलने जाते हैं, इर्रिस्पेक्टिव कि वो कहाँ पे हैं, किधर है, तो गो देयर। जो अपनी फैमिली की बुजुर्ग खवातीन है जो आ नहीं सकती, तो वी गो देयर, सबसे पहले फैमिली को मिलने के बाद फिर ग्रेवयार्ड सुबह जाना, जो ट्रेडिशन है हमारी, कब्रिस्तान भी जाना है, जो बड़े हैं उनके घर भी जाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बच्चे ये चीजें देख रहे हैं जी, वैल्यूज पेरेंट्स से ले रहे हैं, आगे नस्ल दर नस्ल वो चल रही है। अमर साहब, ईद की जो तैयारियां होती हैं हर साल ईद पर, कौन सी ऐसी चीज़ है जो स्पेसिफिक ईद के मौका पर आप लाजमी करते हैं, जो करना नहीं भूलते, जिसके बगैर आपकी ईद नामुकम्मल है? एक आदत है, रमज़ान के महीने में मैं खैरात सदके बहुत ज़्यादा करता हूँ, और जितने भी मुझे इल्म होता है कि किसी के कपड़ों का बंदोबस्त नहीं है या जूतों का बंदोबस्त नहीं है, ईद ही देता हूँ दिल खोल के, ये मैं लाजिमन करता हूँ। और अगर 5 लाख बजट रखा है तो 10 लाख पे ख़त्म हो जाता है, 10 रखा है तो 20 पे ख़त्म हो जाता है। मतलब है मैं कोई इतना ज़्यादा शाखर्च नहीं हूँ, बिल्कुल अपनी चादर के मुताबिक पाँव पे लाता हूँ, लेकिन रमज़ान में और ईद के दिन जो भी आता है हर एक को पैसे देता हूँ। और पहले 10 रुपये थे, फिर 100 रुपये, अब 1000 से कम पे तो कोई राज़ी नहीं होता है, चाहे बच्चा ही क्यों ना हो। फिर ईद पे जो है मैं कोशिश करता हूँ, मेहमानों के लिए बिल्कुल लंगर लगा होता है। मरवत साहब, तो हम उम्मीद रखें आदिल निज़ामी, हम वो 1000 रुपये वैसे कम है, हम तो कुछ ऊपर बात सोच रहे थे। 1000 रुपये देखिए, ये ईद पे ईदी हम देते हैं मसाकीन को, गुरबा को, आजिज़ीन को, और यतमा को। अगर फिर आप खुद ईदी के हकदार हैं हमारी। किसी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं, आप हमसे वसूल कर ले। भाई आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं नहीं करते,
मैं आपको दे देता हूँ। नहीं, आपसे तो खैर आप मुझसे छोटे हैं, तो लिहाजा मेरा बनता है आपको ईद देना। अच्छा, मैं वैसे एक यहीं पे रुके सुजैन, वैसे आपने क्या सोचा था मरवा साहब, कितनी ईदी दे देंगे हमें, मुझे और आपको, कितनी? 50,000 तो मैंने ईद सोचा था ना। 50 आपने 1,000 पे बात करके हाँ। मायूस कर दिया मरवा साहब। नहीं, ये 50 और उसमें भी कंडीशन लगा दी कि आप कैटेगरी भी फॉल नहीं करते, गरीबों वाली कैटेगरी में मैं ये आप जो है ना करने वाली बातें कर रहे हैं, है ना? ये मुश्किल हो नहीं, जाएगा। कैटेगरीज रखती है उन्होंने, किन कैटेगरीज में फॉल करते हैं वो तो हम करते मैंने नहीं। कहा कि गरीबों वाली कैटेगरी में मैं आती हूँ। अच्छा, वो चले जी मरवा साहब। वैसे मैं आपको बता, आपके चेहरे पे इतनी मासूमियत है, आपको देख के वैसे ही यतीम होने का गुमान होता है। लेकिन ये गरीब होने का तो होता ही है, हाँ जी, गरीब होने का तो होता ही है। नहीं गरीब नहीं, आप देखिए ना, इसके गालों में डिंपल भी आए हुए हैं, और मैं तो माशाल्लाह ये बड़े बंटन के आते हैं। अगर इसका ये ड्रेस देखे ना, हाँ। इतना आलीशान बना है, में से किसी का इतना बेहतरीन ड्रेस नहीं है ये माँ सिवाय आपका। नजर लगा रहे, कल देख ले डिंपल की जगह पिंपल निकल आएंगे। अच्छा सुजैन, ये बताया जो ईदी मिलती थी, अभी भी मिलती होगी, तो क्या करती हैं ईदी से? मतलब बचपन में कुछ याद इस तरह की ईदी मिली हो, कौन सी चीज उसे मतलब बाय की? अच्छा, बचपन जो मेरा था उसमें तो ईदी फौरन से मेरी माँ मुझसे ले लेती थी। वो पहले से वेट कर रही होती थी, ये ईदी इसने इतने दिए, इसने इतने, एंड वो बाद में हिसाब भी लेती थी कि वो जो फलां ने 1000 रुपए दिए थे वो किधर है। तो उस वक्त तो वो ले लेती थी। अभी क्या होता है कि अभी जो ईदी आती है, टू बी ऑनेस्ट, उन्हीं पैसों से जाके मैं मजीद केक्स और डोनट्स, जिन जिन के घर जाना होता है, तो उन्हीं पैसों से मैं जाके मजीद चीज़ें ले आती हूँ। इतनी अब मिलती भी नहीं है। पीपल यूज टू थिंक कि मैं बड़ी हो गई हूँ तो देते नहीं है। तो फैमिली के जो करीबी लोग हैं बस वही देते हैं, जैसे मरवत साहब देंगे, सर देंगे, तो बस यही मेरी इस दफा ईदी होगी। अच्छा, कौन सा ऐसा काम है जो ईद पे ना हो तो ईद नामुकम्मल लगती है? वो हर ईद पे लाजमी करना है, ड्रेसेस है, सवैया कुछ और इस खाना, तरह की नहीं चीजें? सवैया खाना, अच्छा, तो वो तो एक कल्चर है। मतलब जब तक आपने सवैया नहीं खाई आपकी ईदी हुई नहीं। इख्तियार भाई, ईद पर एक जो काम लाजमी करते हैं, तो यही होता है कि खाने पे इकट्ठा होना, दोस्तों को बुलाना, और नानी के घर जाना, ये बड़ा जरूरी होता है। हमारी एक ही फुप्पो आप है, भी नानी वाले हैं? मेरी नानी जिंदा है? तो नहीं, वफात पा गई है, लेकिन मामू मेरा एक ही है, और 7 बहनों का एक अकलौता भाई है। तो और मैं कहता हूँ मेरा ऐसा फैंटास्टिक मामू है, और मेरे ऐसे फैंटास्टिक ताए हैं कि मैं कहता हूँ कि अल्लाह अगर किसी को ताया दे तो ऐसा दे, मामू दे तो ऐसा दे। हमारी एक ही फुप्पो थी, अल्लाह उसको बख्शे, वो भी बहुत फैंटास्टिक खातून थी। और जो खालाएं हैं वो भी, अब तो हर खाला की शक्ल में अपनी माँ नजर आती है। तो ये सारी चीजें वैसे बड़े खुशकिस्मत हैं। हमारे खानदान में तो फूफियों ने और ये चाचियों ने तो अंत मचाई होती है, हर वक्त झगड़े उन्हीं की दम से होते हैं। ये क्यों? आपको भी फुप्पो से शिकवा है? मेरी फूफू जिंदा है। अच्छा, जिंदा है, और ये फिर अब इसका मैं उसको फिर जवाब दूंगा जरूर कि मेरा जिक्र किया है। लेकिन हकीकत की बात ये है कि गुज़िश्ता 30 सालों में तो मैं भी वैसे थोड़ा शरीर हूँ। एक दफ़ा हुआ ये कि घर में मामू के घर जो मेरी फूफी है ना, वो मेरी ममानी भी है। तो फूफी मामू के घर गया तो मामू जो था मेरा, वो डायरेक्टर था एजुकेशन में, शरीन जान नाम था उनका, बड़ा मतलब एक आलिम आदमी था, और तो लेकिन गुस्से का बड़ा तेज था। और मेरी आदत है, हमेशा मैंने ख़ानदान में जो है ना कोशिश की है कि पहले दौर की बातें हैं, तो मैं क्या करता था, चाचा को चची से लड़ाना, मामू को ममानी से लड़ाना, कोई ना कोई बहाना ढूंढ के इनकी लड़ाई करा देता था। तो फूफी जो है या ममानी, उसने कोई बात की मामू के बारे में, तो मैंने जाके मामू को बताया कि फूफी ने ये बात की है। इसा मुख्तसर 5 मिनट के बाद जनाब मामू ने यहाँ से पकड़ लिया, और जब छोड़ा तो दोनों हाथ बालों से भरे हुए थे। तो जब भरे हुए थे ना, तो 3 माह तक फूफी मुझे बददुआएं देती रही कि मुझे आधा गंजा तुमने करवा दिया। अच्छा, ये ईद के दिन ना, ये घर में जो बहनें आती हैं उनसे बड़ी रौनक लगी रहती है। भतीजे भतीजियाँ, तो मेरा भतीजा है इब्राहिम हनाम, वो, और मेरा एक भांजा है मोहम्मद, उसका नाम है। ये ऐसे घात लगा कर बैठे होते हैं, ये देख रहे होते हैं कि इनके मेहमान कब जाएंगे, ये घर आएंगे। तो ये जब मैं आता हूँ, मैं बैठता हूँ ऐसे अपनी कुर्सी पर, सोफे पर, तो बार बार आके यूँ देखते हैं कि मतलब
हम यहाँ खड़े, आप ईदी कब दे रहे हैं। हाँ। और उन्होंने अपनी ईदी इतने मज़े से, इतनी शराफत से और इतनी बदमाशी से लेनी होती है कि मैं उसको, उनकी ईदी लेने को एंजॉय करता हूँ कि वो वसूली जो करते हैं वो बड़ा फंटास्टिक उनका एक तरीका है। और उमूमन ये भी होता है कि मेहमान चले जाएंगे तो जो टेबल सजा हुआ उस पर भी अटैक करना होता है बच्चों ने। जनरल साहब, खाने में ईद पर क्या पसंद है, कौन सी ऐसी कुछ स्पेशल डिशेस हैं जो ईद के मौका पर घर में लाजमी बनती है? बस आगाज़ तो जैसे सुजान ने कहा कि सवैयों से ही होता है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और उसके बाद फिर ट्रेडिशनल हमारे जो इलाके की डिशेस हैं, आई मीन गोश्त तो आपको पता है रमज़ान के बाद वो एक बड़ा ज़रूरी है दिन को उसका डिफरेंट फॉर्म्स में बनना। चावल बनते हैं और वो एक एक्साइटमेंट भी होती है कि आज ज़रा लंच हम करने लगे हैं, तो उसकी वजह से फिर हमारे जो गांव की जो तंदूर की रोटी है जी, दैट इज़ वेरी स्पेशल। वो थोड़े से मोटे वो आटे की और वो बनी होती है, तो वो हमें चूँकि गांव में जाके वो मिलती है, यहाँ पे शहरों में तो इस्लामाबाद में वो इस तरह मुयस्सर नहीं आती, तो वो उसको फिर और हम खाते हैं और बेदरेक खाते हैं और फिर शाम को शिकायतें भी करना शुरू करते हैं कि यार ये पेट शेट खराब हो गया। तो देसी फूड ज़्यादा फिर हम प्रेफर करते हैं जो गाँव का कल्चरल। और मगर साहब, ईद के मौका पर घर में कौन से ऐसे पकवान हैं जो लाजमी बनते हैं जिसके बगैर ईद कहने के नामुकम्मल हो? अगर गांव में हूँ तो वहाँ जो है चावल यानी पुलाव, गोश्त समेत और हलवा। हमारा स्पेशल हलवा होता है जो बिल्कुल हमारी ही अपनी कबीले की स्पेशलिटी है, उसको डोदी हलवा कहते हैं। अच्छा। और डोदी एक हिंदू था, वो बेसिकली प्री पार्टीशन में हमारे गांव का था और वो बनाया करता था, लेकिन कमाल का वो हलवा होता है और ये बनाना ज़रूरी होता है। ठीक है सुजैन, खाने के शौक है कि कुछ बना भी लेती हैं या ईद के मौका पर खुद भी मदर का हाथ किचन में जाकर? डेफिनेटली आई लव टू ईट, आई लव टू कुक। मुझे बहुत शौक है खाने बनाने का, डिफरेंट किस्म के। तो मदर की हेल्प तो मैं नहीं करती क्योंकि जितनी देर मैं किचन में उनके साथ होती है वो सिर्फ डांटती है, बिकॉज शी इज़ अ वेरी डोमिनेटिंग मदर। तो उनको ये होता है कि हर चीज़ को आप सलीके से करें। अब वो जो सलीका मुझसे एक्सपेक्ट करती है वो शायद मेरे से होता नहीं है, तो उनकी डांट से बचने के लिए हम उन्हें कहते हैं कि ठीक है किचन आपका है, आप इसको संभालें, हम आपको हेल्प कर सकते हैं बट हम आपके डर से अंदर नहीं आ सकते। यानी कि मोहतरमा सलीका शुआर नहीं है। तो वालदा की एक्सपेक्टेशन। और ये भी याद ज़हन में रखिए कि अभी तक इनकी शादी भी नहीं हुई है। अच्छा। हाँ। जो खवास ढूंढे जाते हैं ना, वकील भी है, एंकर भी है और बड़ी तेज़ भी है, मतलब ये शार्प जो होती है, वकील को वैसे शार्प होना चाहिए ताकि कोई भी आपकी गलती हो ना, लोग बोल लेते हैं गलती, हम फौरन पकड़ लेते हैं, ये इसमें इसको मलका हासिल है। ईद के मौके पे ये जितनी चीजें डिस्क्राइब कर रहे हैं, अभी जो लोग रिश्ता लेने इनकी फैमिली में जाएंगे 10 दफा अपने बेटे की रिश्ता लेके सोचेंगे कि यार अगर बाल अपने बच्चे के देखे और फिर सोचेंगे तो। इसी पर जनाब एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मेहमानों से मज़ीद बातचीत भी करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। मेहमानों के लिए कुछ मखसूस रोयत के सवालात मेरे पास हैं। जनरल साहब, ये बताएं कि बॉर्डर पे मनाई ईद याद आती है, वो ईद कैसी थी और आज की ईद कैसी है? बॉर्डर पे तो जो मिलिट्री फौज की ईद है, अच्छा वो भी बड़ा स्पेशल ओकेजन होता है और मोस्टली वैसे हमने भी सेलिब्रेट की हुई है ईद वहाँ जी पे, बिल्कुल ईद मनाई हुई है। और उसका जितने भी ऑफिसर्स हैं वो कोशिश यही करते हैं कि इसको हम बोलते हैं ईद विद ट्रुप्स, क्योंकि हमारे जो जवान होते हैं ये हमारे फैमिलीज होती है और फौज के अंदर मोरल जो है जी, दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जिस फौज का मोरल और वो ये कनेक्शन जो हमारे ऑफिसर्स का और जवानों का वो है, वो ऐसे ओकेजन्स पे और ज़्यादा गहरा होता है क्योंकि वो फैमिलीज से दूर होते हैं, उनका मोरल हाई रखना होता है और इट इज़ फन। आई मीन उस दिन हम ये नहीं होता कि ये ऑफिसर है, ये जवान है या इस तरह की कोई चीज़, वो लाइक अ फैमिली। तो एक बड़ा खाना होता है जी फौज के अंदर, वो दैट इज़ आई मीन के वो तकरीबन 11, साढ़े 11, 12 बजे के करीब होता है। तो उसमें कमांडिंग ऑफिसर से लेके बल्कि जो भी सीनियर ऑफिसर उस कैंट में मौजूद होता है वहाँ से लेके जवानों तक, वी ऑल सिट टुगेदर, एक ही जगह पे बैठ के वो खाना करते हैं। और फिर रात को अक्सर ड्रामा एक होता है, एक फन इवनिंग होती है, उसमें डांस भी हो रहा है, भंगड़े लुटियाँ भी हो रहे होते हैं। आई एम फ्रॉम अ फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये तीनों आपने फ्रंटियर फोर्स के, मेरा इनसे रिश्ता ये है कि मेरी जो रेजिमेंट है वो फ्रंटियर फोर्स है। रिहाइश बॉर्डर इस तरफ है, मतलब अटक किस तरफ, पंजाब में? पंजाब अच्छा, में और वो भी आधा पख्तून है, लेकिन मेरी रेजिमेंट फ्रंटियर फोर्स है और वो फन लविंग लोग हैं। ट्रेनिंग जो है तो ये भी वो बड़ी जरूरी है। वैसे फौज पाकिस्तान के लोग इस टाइम भी बॉर्डर्स पर
अपनी जी, ईद जी। सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो ईस्टर्न बॉर्डर हो, वेस्टर्न बॉर्डर हो, मुल्क में कह लें कि जो आज आप और हम एक पीस फील कर रहे हैं वो उनकी वजह से है कि अपनी फैमिली से दूर है। जनरल साहब बताया वही पूरी फैमिली है, सोल्जर जब खड़ा हुआ है तो पूरी एक फैमिली पाकिस्तान इज अ फैमिली, तो हम सारे ये जो इकाइयां मिलती हैं, ये जो मोहब्बत है, वो अगर बॉर्डर पे ड्यूटीज दे रहे हैं तो उनके जो थॉट्स और दिल है वो इधर है, और आज हम यहाँ बैठ के उनको अगर याद कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम भी उनके बारे में सोच रहे हैं। दिस इज व्हाट पाकिस्तान आर्मी एक बड़ी प्रोफेशनल आर्मी है। पीएमए में गए, हर जो जवान वहाँ पर जाता है एक रगड़ा तो लगता है, ट्रेनिंग बड़ी हार्ड ट्रेनिंग है, वो रगड़ा या ऑन द अदर साइड जब कह ले के चमचमाते हुए स्टार्स लगे आपको, कौन सा ज्यादा यादगार टाइम रहा? पीएमए का तो कोई मैच नहीं है जी, वो ट्रांसफॉर्म करता है आपको, और ऑफ कोर्स आप जितना ग्रो करते हैं प्रोफेशन में, बट पीएमए में जो कमरेडशिप, आपकी दोस्ती, सेक्रीफाइस करना, वो दोस्तों को रगड़े से बचाने के लिए, और शरारते मरवत साहब की तरह के कैडेट हर प्लेटून में एक दो होते हैं जो हमारे बाल सीनियर्स के हाथों में दे देते थे, खुद निकल जाते थे, तो इस तरह के वो फिर यादें रह जाती है जी। सो मतलब इतनी स्वीट मेमोरीज हैं। फिर हम जब बाद में भी मिलते हैं तो 90% हम डिस्कशन वो पीएमए की कर रहे होते हैं, उस दिन रात को हमने ये किया था, फला दिन ये हुआ था, तो एंड देन वी ऑल ग्रो एज अ फैमिली। मैदान जंग में लड़ना ज्यादा मुश्किल होता है या आजकल जैसा टॉक शोज के अंदर आकर एक बयानी की जंग लड़ते हैं वो ज्यादा मुश्किल है? या घर बयानी की जंग जो है या घर में? या घर में घर में चलिए ये भी ऐड कर ले। घर को देखिए, हम फौजी को एक तरीका आ जाता है कि वो मैनेजमेंट स्किल्स उसके हो जाते हैं, तो घर को हम मरवत साहब करते हैं मैनेज, कि उनको फ्यूचर के कोई अच्छी चीजें बता दी कि कल शॉपिंग कर लेंगे, परसों डिनर कर लेंगे, और ये आपकी मैनेजमेंट मैंने देखी हुई है। मेरा एक फर्स्ट कजन जो है वो मेजर है, और जो उसकी मैनेजमेंट है वो आकाश है, कि माशाल्लाह जो हमारी सिपाह है ना वो बाहर तो सिपाह है, घर के अंदर जो है ना हथियार डाले हुए उन्होंने। वो दिफा है, देखिए हथियार तो मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन घर के अंदर जो है ना दिफा है, वो फिर दिफा है। देखिए कहीं ना कहीं पावर्स जो है ना वो देनी पड़ती हैं, हर वक्त आपके पावर आपके पास हो तो फिर बहुत जिम्मेदारी आ लेकिन जाती ये बात है, जितने फौजियों को मैं जानता हूँ ना, यकीन करें ना, एक बात इनमें सबसे आलीशान है कि ये अपनी बेगमात से अज़हद प्यार करते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। दे आर वेरी लॉयल टू देयर वाइफ्स। आप नहीं है? उसकी जवाब दें, आप नहीं है? उसकी वजह ये कहेंगे नो कमेंट्स। नहीं लाजवाब हो गए आप, कोई लाजवाब सोच रहे हैं नहीं, कि क्या जवाब दे रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि मेरे लिए शरीक हयात इतनी कीमती और मुकद्दस है कि मेरे पास इसका कोई नेमुल बदल कभी हो ही नहीं सकता। अख्तियार वली साहब, सियासत में आपने बड़ा नाम बनाया और अपने बयानिए और जिस तरह टॉक शोज़ के अंदर आकर आप अपनी पार्टी को डिफेंड करते रहे, उसे खासी पजीराई मिली आपको, तो कैसे इतनी जल्दी आप मेन स्ट्रीम में आए और आकर छा गए? अरे जल्दी कैसे आ गए भाई, 1990 मार्च 1990 वहाँ से हमने अपने करियर का आगाज़ किया था, जब आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर, और आज ये मार्च है और 2026 है, तो तश्कील व तकमील में जो भी हफीज़ का हिस्सा है, ये निसफ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। मेरे ख्याल में कैमरा जो था वो मुझे स्पॉट करने में लेट हो गया। वही आए और लेकिन आए और छा गए। क्या क़यादत की तरफ से आप उस टाइम पीरियड में आए जब जिस जमात से आपका ताल्लुक है वो अपना नैरेटिव उस तरह से आवाम में पेश कर नहीं पा रही थी, मुश्किलात का सामना था, तो आप जैसे चंद लोग आए तो आकर छा गए? क्या क़यादत ने भी आप लोगों को बैकअप किया, सताइश मिली क़यादत से भी? मुस्लिम लीग नून में मेरी जमात है, मेरी सारी उम्र की जमात है, लेकिन मेरे ख्याल में 27 की जो है ना ये रिवाज, ये रिवायत वहाँ पर जितनी मैं समझता हूँ, मुझे नहीं पता पीपल्स पार्टी में कितनी है, पीटीआई में कितनी है, दूसरी जमातों में कितनी है, लेकिन मेरी जमात में मैं जितना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ उतनी नहीं वैसे आप शुक्र करें। देखिए एक बात मैं कह दूँ इख्तियार वली साहब के हवाले से, कि जो इनकी कंट्रीब्यूशन है और ये जो मादी की बातें बता रहा था ना, ये अभी भी गुज़िश्ता दिनों में इसके घर पे जनाब ये कीमत रोजाना देता है अपनी पार्टी के लिए। मैं डेली पे करता हूँ, मतलब ये रोजाना ये जो इसकी गालम गलोच इसकी होती है सोशल मीडिया पे, और जो नफरत अंगेज इनके खिलाफ फैलाई जा रही है, और यकीन करें खैबर पख्तूनख्वा में आज भी नून की शनाख्त इख्तियार वली है, और बाकी इसकी जो कुर्बानियाँ हैं, देखिए ये किसी भी दूसरी पार्टी का तो नहीं रहा है ना, अपनी ही पार्टी के साथ लगाव है,
बाकी जो है ना, आपने बात की 27 की, तो 27 मेरी मिसाल ले लो, जो 27 मेरी पीटीआई कर रही है तो फिर तो आप इसी पे गुजारा करें। नहीं, मैं गुजारा कर रहा हाँ, हूँ। इसी पे गुजारा करें। लेकिन शिकवा जो है वो मेरा हाँ, राइट लेकिन बनता ये है कि मैं ये समझता हूँ, मेरा नहीं बल्कि वो सबका बनता है। एक बात है कि बावजूद इसके कि अगर मैं 35 साल का वक्त, अपनी जिंदगी का कीमती वक्त, द प्राइम टाइम ऑफ माई लाइफ, वो देने के बाद अगर मैं भी खड़ा हूँ, मीन्स के मैं मुतमईन हूँ, मेरा कलेजा ठंडा है और मैं खुश हूँ अपनी जमात से। मेरी सेटिंग चल इतना टाइम दिया इसलिए आजकल आप प्राइम टाइम में नजर आते हाँ, हैं। ठीक है सुजैन, प्राइम टाइम की बात कर रहे हैं, आप भी प्राइम टाइम पे होती है। प्राइम टाइम में आना ज़्यादा मुश्किल है कि किसी जज साहब के सामने एज ए लॉयर पेश होना ज़्यादा मुश्किल था आपके लिए? बोथ आर इक्वल। जज साहब के सामने ये वो होता तो है, बोलना ही है, हमें पैसे बोलने के मिलते हैं। ऐसे बोलने के ही मिल रहे हैं। जज साहब के सामने ये होता है बिकॉज जो सामने आपके बैठे हुए हैं वो भी उतने ही कॉम्पिटेंट हैं और वो आपसे ज्यादा जानते हैं, और आपको अपने लफ्जों से ही उनको कन्विंस करना है कि आपका केस कितना स्ट्रांग है, आपको प्रेसिडेंट्स देने हैं। अब अगर मैं बात करूं टॉक शोज की, तो ये भी वही चीज है। अगर आपका गेस्ट कुछ कह रहे हैं तो काउंटर करने के लिए यू मस्ट हैव द नॉलेज, ताकि आप उन्हें बता सकें कि जी आज आप ये कह रहे हैं, कल को आपकी जमात ये कहती थी। सो बोथ थिंग्स आर इक्वल और दोनों में सेम मेहनत लगती है। पहली बार कैमरा फेस करना ज्यादा मुश्किल लगा या कि पहली बार क्लाइंट जो है उसको ढूंढना ज्यादा मुश्किल लगा? अच्छा, क्लाइंट का इस तरह से था कि बिकॉज आई वर्क विद अ लॉ फर्म, तो मुझे वहां से बहुत फायदा हुआ कि मेरी एक रिकग्निशन उस लॉ फर्म की वजह से बनी, तो मुझे क्लाइंट की ज़रूरत उस तरह से नहीं पड़ी। सो वो इतना मुश्किल काम नहीं था। कैमरा का ये था कि इस फील्ड में आने से पहले, एंकर पर्सन बनने से पहले, मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स भी किए हुए थे, हम टीवी के किए हुए थे, तो वो मेरे लिए वो भी एक शौक था मुझे बहुत ज़्यादा। तो दोनों चीज़ें मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है, मुझे किसी में भी कुछ मुश्किल नहीं लगा। ठीक है, इक्वल रहा मेरे लिए। चलें नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक में कुछ मल्टीपल जो है क्वेश्चंस मेरे पास मौजूद है, मल्टीपल ऑप्शंस होगी उनकी, वो हम अपने जो गेस्ट हैं उनके सामने रखेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब हमारे पास कुछ मल्टीपल ऑप्शन क्वेश्चंस हैं जो अपने गेस्ट के सामने रखते हैं। मरो साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। कौन सी ऐसी शख्सियत है जो टीवी पर आपको नजर आए तो फ़ौरन से पहले चैनल चेंज कर देते हैं? सलमान अकरम राजा, अलीमा खान, सुहेल आफरीदी या मरियम नवाज? या मरियम नवाज। मेरा ख्याल है ये जो नाम आपने बताए, अब तो मैं सलमान राजा की शक्ल देख के चैनल चेंज कर देता हूँ। चेंज कर देते हैं, कोई ख़ास वजह? और जो उन्होंने मेरे साथ किया ना, कतई ये जस्टिफिएबल नहीं है। सिर्फ तमक्कुन था, तकब्बुर था, या अपने आप को देखिए, मैंने तो पार्टी के लिए खिदमत सर अंजाम दी थी, कुर्बानियाँ दी थी, उन्होंने तो कुछ नहीं किया था। ठीक है, लेकिन जो इन्होंने ट्रीटमेंट दी ना, इससे मैं काफ़ी हर्ट हुआ हूँ इस शख्स से। ठीक है। इमरान खान की जेल से अभी तक बाहर ना आने की बड़ी वजह मौजूदा हुकूमत या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत? ये तीन लोग जिनके आपने नाम लिए। तीसरा तो मैंने लिया ही नहीं, तीसरा कौन है? तीन है ना, सलमान राजा, अच्छा, अलीमा खान और सुहेल अफरीदी। अच्छा सुजैन, ये बता दें, मुल्क में वंडर बॉय की बात हो रही थी, आपको वंडर बॉय कौन लगता है? मोहसिन नकवी है, फैसल वाडा है या शेर अफजल मरवत है? शेर अफजल मरवत ऑफ कोर्स वंडर बॉय है ये, 100%। एक कोई बड़ा ओहदा मिलता नजर आ रहा है आपको? वैसे प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई है आपकी? वो भी था, मीडिया पे चल रहा था, कुछ बड़ा ओहदा मिलने वाला है, या हुकूमत देगी या फिर वंडर बॉय बन जाएंगे? नहीं, मैं आपको अर्ज करूं, मैं हुकूमत वजारतों का शौकीन होता तो कब का वजीर इस काबीने में नजर आ रहा होता। अच्छा, ऑफर हुई? बिल्कुल हुई थी। अच्छा, लेकिन मैं आपको अर्ज करूं, मेरी जाती राय में मौजूदा हालात में वंडर बॉय शहबाज शरीफ ही है। अच्छा, इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है उनकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और वो कमांड कर रहे हैं, पीपल पार्टी की हिमायत भी कमांड कर रहे हैं, खुद अपनी पार्टी जो है उनकी स्ट्रेंथ कहाँ पे ले गए हैं पार्लियामान के अंदर। ये वंडर बॉय की बातें जो है ना, ये मुझे मज़ाक खेज नजर आती है। अगर कोई इनके अलावा वंडर बॉय हो सकता है तो फिर तमाम सियासतदानों और सियासी पार्टियों को जो है फर्श पे नाक से लकीरें खींचनी। ठीक है सुजैन, ये बता दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवामी ताकत के जरिए मौजूदा हुकूमत की छुट्टी करवाएगी, ये एक स्टेटमेंट है, इसको सोचकर कौन सा जुमला इस पर आपको परफेक्ट लगता है? बस कर पगले रुलाएगा क्या, तुमसे ये ना हो पाएगा, दाल में कुछ काला है। तुमसे ये ना हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, मुश्किल है। ठीक है इख्तियार भाई, वंडर बॉय 3 नाम है, दोबारा वही रिपीट कर देता हूँ। मरहत साहब आपके सामने बैठे हुए हैं, मोहसिन नकवी साहब हैं और फैसल वाडा है।
देखिए ये सब दोस्त जो आपने बताया ना, ये सब मेरे लिए काबिल मोहतरम है, काबिल एहतराम है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, वो वंडर बॉय हैं। मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, ज़रा सुन लीजिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और हमारे फील्ड मार्शल, जो इनकी जोड़ी है ना, वो वंडरफुल है। और अगर इस दौरान भी हम कोई वंडर न कर सके मुल्क के लिए जो फेवरेबल वंडर हो, तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी, क्योंकि दोनों माशाल्लाह खुदादाद सलाहियतों से और भरपूर सलाहियतों से माला माल हैं। और मेरे ख्याल में ये कोई बदकिस्मती होगी कि हम अपने क्राइसिस से ना निकल पाएँ और हम एक तरक्की याफ्ता मुल्क ना बन पाए। तो मेरे ख्याल में ये हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है। वंडरफुल पार्टनरशिप चल रही है, उसमें किसी वंडर बॉय की आप कह रहे हैं गुंजाइश नहीं है। चले आगे बढ़ते हैं। ऑलरेडी जो कमांड पे बैठे हैं वो वंडरफुल है। अच्छा, वंडरफुल है, ओके। चलिए ये बता दें, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाए अगर आपको किसी भी बात पे, गुस्सा वैसे बहुत आता है, वो हमने टॉक शोज में देख लिया आपको कह रहा। चले, तो क्या करते हैं? म्यूजिक सुनते हैं, किताब पढ़ते हैं, या फिर सो जाते हैं? गुस्सा दिलाने वाले का उसके 14 तबक रोशन कर देता मैं यही कहने वाली थी कि वो गुस्से जिस पे आया होता है उस पे निकालते हैं। मैं उसका उधार जो है मैं कहीं और नहीं लेके जाता। म्यूजिक भी बड़ी मासूम चीज़ है, उसको क्यों सताऊं? जहाँ हिसाब किताब आपने पूरे किए, कभी बाद में अफसोस भी हुआ कि नहीं होना चाहिए था? नेशनल टीवी है, लोग देख रहे होते हैं पूरे मुल्क ऑफ कोर्स, मैं कभी नहीं चाहता कि मेरी जो शनाख्त हो वो इस तरह हो कि मैं लड़ता हूँ, मैं झगड़ता हूँ। मैं मरवत भाई का, हालांकि ये खुद मशहूर एक लड़ाई से हुए थे, लेकिन ये मुझे हमेशा, मेरे ये भाई हैं और मेरे बहुत प्यारे भाई, मुझे ये हमेशा ये बात अकेले में बताते हैं कि दोबारा लड़ाई नहीं करनी। अच्छा, दोबारा झगड़ा आपको समझाते थे और अगले दिन खुद? अच्छा, अगले दिन ये खुद। अच्छा, उसके बाद किसी के साथ मैंने लड़ाई। एक मिनट शेर भाई, एक मिनट। मैंने कहा अगर केस ऐसा हो, एक बंदा है, वो मैं नाम नहीं लेना चाहता उसका, कि अगर वो आपके सामने बैठ के ऐसी बात कर दे तो फिर आपको क्या करना चाहिए? इसने मुझे कहा कि उधर कुछ ना कहो, शो खत्म होने का इंतजार करो और बाहर गेट पे उसका वेट करो। एक ऐसा बंदा है जो करना है, ऐलान कह रहा हूँ, जो आपके निशाने पर है, जिसका मैंने तहैया किया हुआ है कि मैं उसकी तबीयत साफ करूंगा, और वो उसने मजबूर कर दिया है मुझे। जब कोई शख्स, ये कौन सी शख्सियत है जहाँ पर दोनों हज़रात की नजरें हैं? ये जिसका उसकी दिनाई हो जाएगी, जिसका जिक्र कर रहे हैं, जिसका जिक्र ये कर रहे हैं, मुझसे इन्होंने उसको बचाया था और मंसूर अली खान ने, दोनों ने हाथ यूं करके मुझे कहा था कि बस कर दे। जनरल साहब ये बता दें, इंडिया अक्सर बात करता है कि ऑपरेशन संदूर जो है उसमें एक पॉज आया है, इस पर कौन सा जुमला आपके माइंड में आता है? अभी से अचानक से मेरे माइंड में आया है। वैसे बस कर पगले रुलाएगा क्या, या तुमसे ये नहीं हो पाएगा, ये तुम्हारे ख्वाब ऐसे कैसे रह तो अपना जवाब देंगे, लेकिन मेरे मुंह में अब्रप्टली आया है अच्छा जी। अच्छा जी। जनरल साहब जी क्या चॉइसेस आपने बताई? सॉरी, कुछ आप अपने तौर पे बता दें, चले मेरी लाइंस छोड़ दें। झूठे हैं। ऑपरेशन संदूर 2.0 जारी है, जंग जारी है, तो उन पे एतबार करना या उनकी बातों को सीरियस लेना एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, और हम भी तैयार हैं उनके लिए। अच्छा है, क्लियर खुल के वो भी सामने आए हुए हैं, और पाकिस्तान तो बिल्कुल तैयार है उनके लिए। आखिर में मैसेज, क्योंकि हम इस टाइम पीरियड में बैठे हैं जब ये दुनिया के डिफरेंट रीजन्स जो हैं वो जंग की लपेट में हैं। हमने देखा कि ईरान में एक बड़ी शख्सियत जो है उनको भी शहीद किया गया, हज़ारों की तादाद में लोग अभी तक मुतासिर हुए हैं। हमने गाज़ा भी देख लिया। हम अफ़गानिस्तान, ऑल दो जो अफ़गानी हैं हमारे भाई हैं, जो आम सादा वहाँ पे लोग हैं, वहाँ पे जो टेररिस्ट हैं, हम तो उनके खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं। मैसेज क्या देंगे इस ईद के मौका पर? मैसेज आदिल भाई, आज इस ईद के मौके पर एक सिंपल मैसेज है। हम देखें, जब भी बात करते हैं, पाकिस्तान में डिबेट होती है, जो भी चीज़ हो, तो हम कहते हैं जो उसने ये किया, माजी ने ये किया, माजी में ये हुआ, अब ये करना है, फलां ऐसा है। हर कोई अपने हिस्से की शम्मा जलाए, दूसरे को मत कहे कि वो ये करेगा तो मैं ये करूँगा। जब हम सारे अपनी अपनी शम्मा जलाएंगे, ना के घोड़ों से ज़रा नीचे उतरेंगे, विल हैव टू क्रिएट स्पेस फॉर एवरीवन, ताकि एक मुश्तरका हम एक वन नेशन वन नैरेटिव, ये मेरा मैसेज है। एक नेशन एक नैरेटिव के साथ आगे बढ़ेंगे तो फिर दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती पाकिस्तान। इख्तियार भाई, जंगें हैं दुनिया में और साथ में पाकिस्तान की बात कर लें, पॉलिटिकल पोलराइजेशन भी है पाकिस्तान में, कैसे इससे आगे निकल सकते हैं? मैसेज क्या है? मेरे ख्याल में हमें पॉलिटिकल पोलराइजेशन से निकलना होगा। अपने, जिस तरह कहते हैं ना, अपने मसलक पे कायम रहो, दूसरे के मसलक को मत छेड़ो।
तो अपने नज़रिए पे कायम रहो, दूसरे के नज़रिए को मत छेड़ो। अपने लीडर से प्यार करो, दूसरे के लीडर को गाली मत दो, तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, तो अभी आप बात कर रहे थे और मुझे वो छोटी सी नज़म याद आ गई, इजाज़त हो तो सुना देता हूँ कि तस्लीम के रात अंधेरी है। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे बड़े ज़ोरों शोर से, लेकिन आज के हालात के साथ बड़ी ये मुसाबकत रखती है कि तस्लीम के रात अंधेरी है, आलाम के गुम्बन गेरी है, तेरा तन जख्मों से चूर बहुत, तेरा दिल गम से रंजूर बहुत, ए काबा ए दिल ए माबद जा, तुझे जख्मी छोड़ के जाऊं कहाँ, मेरे जीते जी इन शहरों पर, इन खेतों पर खलियानों पर, आसेब की जर्दी छाए क्यों, तेरे नैन कमल मुरझाए क्यों, ए मेरे दयारे वफाओ यकीन, तेरे बाजू गजरे लाल सदा, तेरी सुर्खी लब शादाब सदा, आबाद सदा शादाब सदा, सर रख देंगे हर पत्थर पर, दिल रख देंगे हर डाली पर, हम आंच न आने देंगे कभी इस खाक की खुश इकबाली पर। वाह जी वाह, बहुत खूब जी, बहुत खूब, बहुत खूब। सुजैन, योर मैसेज ईद के मौके पर। मैसेज ईद के मौके पर बस खुश रहें, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें, लाइफ बहुत छोटी है, खुश रहा करें, लोगों को खुश रखा करें, बैक बाइटिंग को अवॉइड किया करें, और बस पॉजिटिविटी को इस वक्त बहुत ज़रूरत है माशरे में, पॉजिटिविटी की, उसको फैलाएं और गॉसिप से दूर रहें। दैट्स इट। अपनी लाइफ को एंजॉय करें, मुस्बत सोचें। ठीक है मरो साहब, आपका मैसेज ईद के मौका पर। मेरा मैसेज ये है, मौजूदा हालात में जंगें जो हैं वो शहर तो नेस्तो नाबूद कर सकती हैं, लेकिन जंगें उम्मीद को शिकस्त नहीं दे सकती। और हर एक ईद जो है वो उम्मीदों का एक नया अहया होता है। लोगों को, पाकिस्तानियों को और उन तमाम कम्युनिटीज़ पे जहाँ पे जंग मसलत है, याद रखना चाहिए बुरा वक्त गुजर जाता है और हम पाकिस्तानी जो हैं उम्मीद को, गर्चे हम दहशतगर्दी का शिकार हैं, हमारे यहाँ 25 सालों से बर्बरियत है, फसाद है, फितना है, लेकिन और माशी बदाली भी है और महंगाई भी है, लेकिन फिर भी हमें इस ईद के मौके पे ये उम्मीद ज़रूर कायम रखनी चाहिए कि कौमें वो होती हैं जो तमाम तकालीफ से डट के मुकाबला करती हैं। एक वक्त ऐसा आएगा जहां हमारा पाकिस्तान पुरअमन भी होगा, माशी तौर पे खुशहाल भी होगा, जहां सियासी और तौर पे और कानून की बालादस्ती भी होगी, और इंशाल्लाह वो दिन जब आएगा, अल्लाह करे कि हम अपनी ज़िंदगी में देख लें, वो फिर हमारी ईद जो है मुकम्मल होगी और हमारी खुशी जो है वो देखने वाली होगी। ठीक है जी, आप सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा एक दूसरे से गुफ्तगू करके। नाज़रीन, आपने आज का हमारा प्रोग्राम देखा। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।